नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र है आपका 2021-22 जनवरी माह का है। असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं की हिंदी के असाइनमेंट का फुल सोल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, आपके सारे क्वेश्चनों के फुल आंसर मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस का आशय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? छोटा मेरा खेत कविता के आधार स्पष्ट कीजिए। रस का अक्षय पत्र से कवि ने रचना कर्म को किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। रस का अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र जिसका रस कभी समाप्त न होता हो, कभी नष्ट न होने वाला रस। अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता है, रस जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है, यह रचनाकार की शुद्धता को दर्शाता है। इस कथन के माध्यम से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? साहित्य रचना का रस होता है, साहित्य का रस कभी झुकता नहीं है अर्थात समाप्त नहीं होता है। साहित्य का रस धारा असंख्य पाठकों को रसानुभूति करती रहती है और कम ना होकर बढ़ती है। उत्तम साहित्य कालजयी होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उनमें भव्यता का आडंबन नहीं था, कैसे समझाकर लिखिए। इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थे परंतु उनमें भव्यता का आडंबन नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण था मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र में बात सामने आ जाती है। वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी, सड़कें उचित रूप से चौड़ी और साथ ही मकान की बनावट बहुत ही भव्य नहीं थी। अधिकांश मकानों का सामूहिक अधिकार था। स्नानागार, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है कि तांबे का उपयोग, कपास का उपयोग खेती करने का प्रमाण दूसरे देशों से व्यापार आदि के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह सभ्यता हर तरह से साधन संपन्न थी। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राज्य परिषद या मंदिर जैसी चीज़ें नहीं मिलती थी। इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं, इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं, ना ही संतों महात्माओं की समाधियाँ। वहाँ मकान है तो उचित रूप से, अगर मूर्ति शिल्प है तो छोटे छोटे इसी प्रकार औजार भी होते हैं। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नहीं था बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्धि माना गया। फिर भी उसकी संपन्नता की बात कम हुई है, शायद इसलिए इसमें भव्यता का आडंबन नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बुगलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। बुगलों के पंख, यह कविता सुंदर दृश्य युक्ति कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता के कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें वो सर्वाधिक प्रचलित युक्ति हैं। सुंदर के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद मुगलों को देखता है और वह कजरारे बादलों के ऊपर तैरते सांस की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। नयनाभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूल कर उसमें खो जाता है। इस समय माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे नहीं बचा पाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है, डेंगू फैल रहा है। तो लिखेंगे सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम।
दिनांक विषय है मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया, तरह तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नर्क का जीवन गुजारने से मुक्ति मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव की आधार पर समझाकर लिखिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहावरे, खिलौने, आभूषण तथा सुगर अक्षरों का लिपि रूप, अधिक सब कुछ इससे तकनीकी शिद्दत से अधिक कला शिद्दत जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला है। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्मतंत्र, राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले वस्तुएं, महल, उपासना आदि स्थल नहीं मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। इन सारी चीज़ों से उसका रौद्र बोध बढ़ता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इसे पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो बस आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा www.subansclasses.com। तब जैसे सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी, आप वहां से इसे पीडीएफ में पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।